हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केशव एजुकेशन। मैं खुशी, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसके अंदर भारत का जो संविधान है और भारत की जो राजनीतिक प्रणाली है उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके आज लेकर आई हूँ। और आपकी जो ईओ और आरओ की जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपके ये टॉपिक है, इसलिए मैंने ये वीडियो जो है आपको आप तक मैं प्रोवाइड करवा रही हूँ। और जितने भी एग्ज़ाम राजस्थान में होते हैं या आप जो भी एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें जो भारत का संविधान है वो ज़्यादातर ये टॉपिक देखने को मिलता है। तो आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें भारत का संविधान अगर टॉपिक आपके उसमें है तो आप ये जो वीडियो है ज़रूर देखें, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से आपको नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको हमारी जो वीडियोस है वो कैसी लग रही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की ये वीडियो। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, यानी कि हमारी ये सारे प्रश्न जो है पॉलिटी यानी कि इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय जो राजनीतिक व्यवस्था उससे जुड़ा हुआ है, यानी कि भारत के संविधान से ही ज़्यादातर क्वेश्चन है इसमें। तो पहला क्वेश्चन है, लेखानुदान संघ सरकार को कौन सी अनुमति प्रदान करता है। यानी जो लेखानुदान है वो संघ सरकार को कौन सी अनुमति प्रदान करता है। ऑप्शन आपके सामने चार ऑप्शन है। सार्वजनिक ऋण लेने की अनुमति, आरबीआई से ऋण लेने की अनुमति, राज्यों को अनुदान प्रदान करने की अनुमति, या फिर निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने की अनुमति। तो फ्रेंड्स, लेखानुदान संघ सरकार को जो है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने की अनुमति प्रदान करता है। यह इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, समान कार्य के लिए समान वेतन किस प्रकार का अधिकार है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कितनी बार पेपर के अंदर आया हुआ है। तो ये किस प्रकार का अधिकार है। मौलिक अधिकार है, आर्थिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, या फिर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का ये अंग है, समान कार्य के लिए समान वेतन। मई में आपका एग्जाम होने वाला है ईओ एंड आरओ का, तो आप अपना मूल्यांकन कीजिए कि आपने जो राजनीति जो भारत की पॉलिटी है उसमें आपने जो कुछ भी पढ़ा है अपना मूल्यांकन कीजिए कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है। तो ऑप्शन है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 22 या फिर अनुच्छेद 19। तो फ्रेंड्स, जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो कौन सा अनुच्छेद की बात करता है। अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता की बात की गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सी संसदीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है। यानी नहीं है पे आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन इसमें 3 ऑप्शन आपको दे रखे, दोहरी शासनात्मक व्यवस्था, बहुमत दल का शासन और शासन का नेतृत्व प्रधानमंत्री के हाथों में। तो ये तीनों तो हैं, लेकिन संसदीय व्यवस्था की ये विशेषता नहीं है जिसमें ये दिया हुआ है कि राष्ट्रपति द्वारा निचले सदन का विघटन नहीं किया जा सकता। तो ये जो है संसदीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संसद किसके मिलने से बनती है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी संसद का निर्माण किससे होता है। तो ऑप्शन है आपके लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा राज्यसभा द्वारा, केवल लोकसभा द्वारा, या लोकसभा राज्यसभा सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रपति के द्वारा। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर के क्या बनती है, संसद बनती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और कमेंट सेक्शन में आपको ये बताना है कि जो राज्यसभा है उसकी अध्यक्षता कौन करता है। ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर इसका जवाब देना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है जो कि उसका सदस्य नहीं होता है। यानी कि आपको ऐसी सभा का चयन करना है जिसकी अध्यक्षता जो व्यक्ति करता है वो उसका अंग ही नहीं होता है, सदस्य ही नहीं होता है। ऑप्शन है विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा या मंत्रिपरिषद। तो फ्रेंड्स, राज्यसभा जो है उसकी अध्यक्षता जो भी व्यक्ति करता है वो उस सभा का सदस्य ही नहीं होता है।
तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। तो आपको ये वीडियो जो है एग्जाम से पहले आप बार बार इसको जरूर देखिएगा ताकि आपको ये क्वेश्चन एक एक याद हो जाए। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, यह कहाँ से पता लगता है? ठीक है, ऑप्शन ए प्रस्तावना के द्वारा, मौलिक कर्तव्यों के द्वारा, मौलिक अधिकारों के द्वारा, या फिर नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा। तो भारत एक कल्याणकारी राज्य, ये कहाँ हमें लिखा हुआ मिलता है? नीति निर्देशक तत्वों के अंदर जो है इसको, यहाँ से इसका पता लगता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक अपने पद पर बना रह सकता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो ऑप्शन है इसमें आपके लोकसभा अध्यक्ष, निर्वाचन आयुक्त, राज्यपाल, या फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब जो है आपको कमेंट सेक्शन के अंदर देना है। आपको बताना है इसका सही जवाब कि निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही अपने पद पर बना रह सकता है। इसका आंसर भी आपको कमेंट सेक्शन के अंदर देना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन है आपके 6 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष, या फिर तय नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा इसका? सही ऑप्शन क्या होगा? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी भी रिसेंटली एग्जाम में आया था कि जो है कार्यकाल पूछा जाता है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और भी इससे पहले वाला जो प्रश्न आपको जिसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है जरूर दीजिएगा। इसका आंसर जो होगा लोकसभा अध्यक्ष जो है ये नहीं होगा, निर्वाचन आयुक्त नहीं होगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं होगा। तो राज्यपाल जो है वो किसके प्रसाद पर्यंत तक रहता है? राष्ट्रपति की। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार रखता है परंतु उसे वोट डालने का अधिकार नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए। निम्न में से कौन संसद के दोनों सदनों में बोल तो सकता है, अन्य कार्यवाही में भाग भी ले सकता है परंतु वोट नहीं डाल सकता है? तो वो कौन होता है? तो वो होता है भारत के अटॉर्नी जनरल, जिन्हें ये वोट डालने का अधिकार प्राप्त नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटी के दृष्टि से अगर हम देखें तो। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है? नहीं पे आपको ध्यान देना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। ऑप्शन है एकता और अखंडता, धर्मनिरपेक्ष, गुटनिरपेक्ष, या फिर समाजवादी। तो फ्रेंड्स गुटनिरपेक्ष को नहीं जोड़ा गया है, बाकी तीनों को जोड़ा गया है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो 42वां संविधान संशोधन है वो कब हुआ था? 1976 में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आई होप कि आपको आज की जो पॉलिटी की जो ये वीडियो है, भारतीय संविधान राजनीतिक प्रणाली के ये जो प्रश्न हैं आपको जरूर पसंद आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? ठीक है, ऑप्शन है लोकतांत्रिक राजतंत्र, लोकतांत्रिक गणतंत्र, वंशानुगत लोकतंत्र, या फिर संवैधानिक राजतंत्र। तो राजतंत्र तो हमारे यहाँ पर नहीं है, लोकतंत्र है, लेकिन कौन सा लोकतंत्र है? लोकतांत्रिक गणतंत्र, वंशानुगत नहीं है। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? ऑप्शन है आपके आर्थिक लोकतंत्र, राजनीतिक राजतंत्र, सामाजिक राजतंत्र, या फिर उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उपयुक्त तीनों को ही जो है स्वीकारा गया है। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है? तो इसमें आपके ऑप्शन है जनता, राष्ट्रपति, संसद, या फिर मतदाता। तो भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता जो है वो किसमें निहित होती है? बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसकी जो आंसर होगा वो किसमें होगा? इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? जनता में निहित है।
क्योंकि हमारे यहाँ पे जनता का शासन, जनता के लिए शासन, यही चीज़ जो है हमारे यहाँ पे चलती है। ठीक है, जनता का शासन, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन, ये हमारे यहाँ पर प्रस्तावना के अंदर भारतीय संविधान की विशेषता है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य है भारत। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, हमारे चैनल से आप कंटिन्यू इसी तरह जो है जुड़े रहें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। अगला क्वेश्चन है, भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। तो किसमें किया गया है? ऑप्शन है नीति निर्देशक सिद्धांत में, मूल कर्तव्य में, प्रस्तावना में या फिर मूल अधिकार में। तो फ्रेंड्स, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की जब बात आती है तो किसमें किया गया है? भारत की जो संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें ये वर्ड्स, ये चीज आई है, ये प्रावधान उसके अंदर है, प्रस्तावना के अंदर। अगला क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। यानी किसमें की गई है उनकी आगे व्याख्या? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है मूल कर्तव्यों में, मूल अधिकारों के अध्याय में, मूल अधिकार राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत है मूल कर्तव्यों में, या फिर संविधान के पाठ में कहीं भी नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उनके आदर्शों उद्देश्यों की रूपरेखा जो है उनकी आगे व्याख्या कहाँ की गई है? मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों मूल कर्तव्यों में। तो ये आपको ध्यान रखना है और कमेंट सेक्शन में आपको ये भी बताना है कि जो मूल अधिकार है वो संविधान के कौन से भाग के अंतर्गत आते हैं। जो मूल अधिकार है वो संविधान के कौन से भाग के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 17, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? तो ऑप्शन है इसमें राज्य की नीति निर्देशक तत्व, प्रस्तावना, मूल कर्तव्य या फिर मौलिक अधिकार। तो इसका सही जवाब जो होगा वो क्या होगा? मूल कर्तव्य। यानी कि संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार जो है किसमें दिए गए हैं? मूल कर्तव्य में। और मूल कर्तव्य कितने हैं? 11 मूल कर्तव्य है टोटल। यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? नहीं, शासन के ध्येयों का विवरण, संविधान का स्रोत, संविधान को लागू करने की तिथि या फिर संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करने की तिथि। तो फ्रेंड्स, संविधान को लागू करने की तिथि भारतीय संविधान की प्रस्तावना से स्पष्ट नहीं होता है कि संविधान को लागू करने की तिथि, यह इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िएगा। निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? तो नहीं की बात जब आ रही है इसके अंदर तो होगा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। ये जो है भारतीय संविधान इसको उद्घोषित नहीं करता है, बाकी ये तीनों जो है इसमें आते हैं। अगला क्वेश्चन है और ये हमारा अंतिम प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? यानी कि जो हमारे देश का संविधान है उसकी प्रस्तावना में भारत के लिए, हमारे देश के लिए कौन सा नाम उल्लेखित किया गया है? ऑप्शन है भारत और भारतवर्ष, हिंदुस्तान और भारतवर्ष, भारत और हिंदुस्तान या फिर भारत और इंडिया। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत और इंडिया जो है हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का ये नाम उल्लेखित है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के भारतीय संविधान और राजनीतिक प्रणाली से रिलेटेड 20 प्रश्न। आई होप कि आपको आज की वीडियो, आज के प्रश्न जरूर पसंद आए होंगे और आपके ईओ और आरओ का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए साबित होने वाले हैं। तो आप वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा और प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह से नई नई वीडियोस मिलती रहे और अपना सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, टेक केयर।